नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 और उसी एक्ट के अंडर ये वेलफेयर सेस रूल 1998 है। इस रूल में 15 रूल है और 2 फॉर्म है और इस रूल का भी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे उसमें जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज दी जाती है उसके लिए एक स्पेसिफिक वेलफेयर बोर्ड भी होता है और फिर वो वेलफेयर बोर्ड को जो भी फैसिलिटीज देनी है उसके लिए जो फंडिंग लगती है उसमें से एक मेन सोर्स है वेलफेयर सेस, यानी कि ये एक सब टैक्स है जो वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए दिया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। तो इसमें एम्प्लॉयर जो है, जो भी कंस्ट्रक्शन ओनर है, तो वो एम्प्लॉयर यहाँ पे वेलफेयर सेस देता है। तो इसके बारे में अभी हम अधिक जानकारी लेते हैं। तो इसमें 15 रूल और 2 फॉर्म है। सबसे पहला जो रूल है वो है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो ये जो रूल है ये बिल्डिंग ऑन अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस रूल 1998 से नाम से जाना जाएगा और ये जो ऑफिशियल गैजेट जो पब्लिश हुआ है उस डेट से यहाँ पर ये लागू होगा। दूसरा जो रूल है वो है डेफिनेशंस के बारे में। तो जैसे ही हर एक एक्ट रूल में अलग अलग डेफिनेशंस डिफाइन की जाती है उसी तरह ये डेफिनेशंस दी गई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्ट, तो ये एक्ट का मीनिंग है जो हमने पहले ही सेशन में पढ़ा था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996। यानी कि एक्ट वर्डिंग जब इसमें रूल में आएगा तो यहाँ पर ये BOCW वेलफेयर सेस एक्ट 1996 होगा। फिर है मेन एक्ट। मेन एक्ट का मीनिंग है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो स्पेसिफिक एक्ट है उसके बारे में भी हमने एक सेशन में जानकारी ली थी, वो है BOCW एक्ट 1996। तो ये BOCW एक्ट ओवरऑल है जो मेन एक्ट है 1996 का, और ये स्पेसिफिक एक्ट है वेलफेयर सेस के बारे में। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखो कि यहाँ पर ये BOCW एक्ट 1996 है और ये BOCW वेलफेयर सेस एक्ट 1996। फिर है वर्डिंग फॉर्म। फॉर्म यानी कि जो यहाँ पर अभी रूल में जो 2 फॉर्म है वो फॉर्म। उसके अलावा है जो भी अलग वर्डिंग या टर्मिनोलॉजी जो भी सिमिलर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट में यूज किए जाते हैं या फिर जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 में यूज किए जाते हैं वो सभी वर्डिंग या टर्मिनोलॉजीज और उसकी जो डेफिनेशन है वो इस भी रूल के लिए लागू होगी। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन है जैसे कि स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मीनिंग है यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये रूल है तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी ऑफिशियल गैजेट थ्रू अगर कोई ऑर्डर निकाली है तो उसको हम स्पेसिफाइड कह सकते हैं। फिर है सेस कलेक्टर, यानी कि जो सेस या टैक्स के बारे में हमने अभी जानकारी ली। तो स्टेट गवर्नमेंट ये सेस कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज ये कलेक्ट करते हैं। तो जो भी कलेक्ट करने वाला अथॉरिटी या पर्सन रहेगा उसको हम सेस कलेक्टर कहेंगे। और ये सेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर द्वारा स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटीज को आती है तो उसका जो ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर वो इंफॉर्मेशन चेक करेगा, वो सेस के कैलकुलेशंस भी चेक करेगा और ये जो प्रोसेस है उसके लिए जो ऑफिसर काम करता है उसको कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। यानी एम्प्लॉयर के जो इंफॉर्मेशन है चाहे वो मटेरियल के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में और उसके परसेंट जो सेस के बारे में, वो सभी बातें ये असेस करेगा। फिर है एपेलेट अथॉरिटी, यानी कि जो ऑफिसर जो सीनियर रैंक में होगा यानी कि असेसिंग ऑफिसर या उससे भी अगर ऊपर हो सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी होगा। और अगर इसके इन केस कहीं पे अगर कोई अपील आती है, कोई पे कोई कंप्लेन आती है तो वहां पर वो एपेलेट अथॉरिटी या जो सीनियर ऑफिसर होगा वो वहां पे जो कंप्लेन है या फिर अपील है उसके बारे में जानकारी लेगा और उसका असेसमेंट और उसका कंक्लूजन वहां पर बताएगा। फिर थर्ड रूल है लेवी ऑफ सेस। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर
सेस या टैक्स दिया जाता है, वो डिपेंड्स है आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना है। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एम्प्लॉयर उसकी जानकारी देता है, और एम्प्लॉयर के जानकारी के बेसिस पे उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। तो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या कोई अदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो, तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है या टोटल कॉस्ट होती है, उसके बेसिस पे परसेंटेज सेस कैलकुलेट होगा। तो उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड या कोई कंपेंसेशन अगर किसी वर्कर को दिया जाता है तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि लैंड की कॉस्ट जिस टाइम परचेज की जाती है वो अलग होती है, आज की डेट में अलग होती है। और इन केस कहीं पे कोई इंजरी या एक्सीडेंट की केस होती है या फिर कोई डिसीज या पर्टिकुलर मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो उसके बारे में अगर कोई कंपेंसेशन दिया जाता है वर्कर को, जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1920 थ्रू, तो यहाँ पर वो कंपेंसेशन एज ए एक्सपेंडिचर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसके अलावा जो भी ओवरऑल मटेरियल की कॉस्ट होगी या फिर वर्कर्स का जो भी रेगुलर पेमेंट होगा या फिर एम्प्लॉयज के पेमेंट्स होगी, ये सभी बातें यहाँ पर ओवरऑल कॉस्टिंग में कंसिडर की जाएगी और फिर उसके बेसिस पे कॉस्ट के या सेल्स के कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर रूल नंबर 4 जो बात करता है टाइम एंड मैनर ऑफ कलेक्शन। तो अभी तक हमने बताया कि एम्प्लॉयर को सेस देना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो यहाँ पे एज अ सेस कलेक्टर वो यहाँ पे कलेक्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए आपको 30 डेज की वैलिडिटी दी जाती है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, अगर ये लेस देन 1 ईयर वाला प्रोजेक्ट होगा, तो इसमें आपको जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में 30 डेज के अंदर ये आपको सेस कंप्लीट भरना है। या फिर अगर सेस कलेक्टर या असेसिंग ऑफिसर जो है वो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट देता है तो वो डेट को भी आपको ये सेस भरना होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट मोर देन 1 ईयर है, तो अगर ये 1 ईयर एक्सीड्स करता है तो ये 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर जो भी यहाँ पर ड्यूरेशन होगा, तो हर साल का जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा उसके बेसिस पे सेस के कैलकुलेशन होंगे, और फिर वो सेस आपको जो भी 1 ईयर कंप्लीशन के बाद विद इन 30 डेज में आपको वो पेमेंट करना है। या फिर असेसिंग ऑफिसर ने जो भी आपको बात कही गई है या जो डेट डिसाइड की है वो डेट को आपको ये पेमेंट कंप्लीट करना है। अगर इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं या फिर उसके कनेक्टेड गवर्नमेंट ओरिएंटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और अगर उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो उनके लिए भी ये सेस लागू होता है और वो ऑटोमेटिक उनके जो अकाउंट्स है वहां से वो डिडक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आपका जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा उसके बेसिस पे जो सेस के कैलकुलेशंस होगी असेसिंग ऑफिसर वो वेरीफाई करेगा और फिर सेस कलेक्टर द्वारा ये ऑटोमेटिक डिडक्शन यहाँ से चला जाएगा। अगर इनकेस ऑटोमेटिक डिडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है तो आपको वहां पे डिमांड ड्राफ्ट वहां पे करना होगा। तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, आपको सभी के लिए ये कॉमन रूल यहाँ पर हो सकते हैं। उसके अलावा जो अभी हमने बात की कि अगर ऑटो डिडक्शन नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट जो वेलफेयर बोर्ड है, जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस रूल के अंडर आता है, तो वो बोर्ड के फेवर में आपको क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर देना है और फिर उसके थ्रू ये सेस का कैलकुलेशन उसके थ्रू पेमेंट आपको करना है। फिर ये जो अगर पेमेंट आपको टाइम टू टाइम पॉसिबल नहीं है या फिर आपको लगता है कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है उसी टाइम हम एडवांस दे सकते हैं, तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ओवरऑल एक प्रिडिक्शन या जजमेंट या टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करें, उसके बेसिस पे सेस परसेंटेज कैलकुलेट करें और फिर उसके बेसिस पे वो एडवांस पेमेंट भी कर सकता है। और फिर उसके बाद में जब टोटल 1 ईयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद में जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो असेसिंग ऑफिसर वहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेस के कैलकुलेशन करेगा और जो भी आपका एडवांस पेमेंट होगा वो उससे माइनस करके जो भी रिमेनिंग एरियाज जो रहते हैं या फिर जो डिफरेंस अमाउंट रहती है वो डिफरेंस अमाउंट आपको बताएगा कि ये डिफरेंस अमाउंट आपको
पेमेंट करना है। इन केस अगर वो अमाउंट एक्सेस होती है और आपका कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है, तो वो आपको रिफंड भी किया जा सकता है। तो ये डिपेंड है आपने फॉर्म 1 में एप्लीकेशन में जानकारी क्या दी है, असेसिंग ऑफिसर में जो भी असेसमेंट किया है, जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया है, उसके बेसिस पे अगर कोई भी डिफरेंस रहता है, चाहे वो माइनस या प्लस हो, उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेनी होगी। रूल नंबर 5 जो है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द सेस टू द बोर्ड। यानी कि अभी तक हमने बात की थी कि आपको एज ए एम्प्लॉयर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करना है, उसके बाद में आपको सेस परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसके बाद में आपको जो ओवरऑल अमाउंट होगी वो विद इन पीरियड या जो भी डेट ऑफ पेमेंट होगी उसके हिसाब से आपको कंप्लीट करनी है। और पेमेंट होने के बाद जो भी कलेक्टर होगा या लोकल अथॉरिटी होगी वो आपको यहाँ पे बोर्ड को ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो चालान थ्रू यहाँ पर सबमिट करेगी। और फिर वेलफेयर बोर्ड यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करेगा कि नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने चालू थे, उसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी थी, असेसिंग ऑफिसर ने जो भी अमाउंट से इसकी बताई है उसी हिसाब से टोटल कलेक्शन हुआ है या नहीं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करेगा और बोर्ड फिर वो फंडिंग का यूटिलाइजेशन वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, उनके लिए भी ये जो कलेक्शन है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो इसमें नॉर्मली है जैसे हमने वेलफेयर सेस एक्ट में बात की थी कि 1 to 2% होता है, तो अगर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है तो वहां पर ये 1% सेस कैलकुलेशन होती है। यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 1% कैलकुलेट किए जाएंगे और वो 1% अमाउंट एज अ सेस यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आपके लोकल अथॉरिटी थ्रू या सेस कलेक्टर थ्रू बोर्ड को दी जाएगी। अभी ये जो कलेक्टेड अमाउंट है ये जो आपको बोर्ड को देना है विद द फॉर्म ऑफ चालान, तो इसका भी एक पर्टिकुलर डेट शेड्यूल दिया है जो है विद इन 30 डेज। तो विद इन 30 डेज कलेक्शन होने के बाद आपको बोर्ड को ये अमाउंट चालान थ्रू देनी है। अभी उसके अलावा है रोल नंबर 6 जो है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो अभी तक हमने जो बात की थी कि एम्प्लॉयर को यहाँ पर ओवरऑल इंफॉर्मेशन देनी है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है, या फिर जो आपको उसके डिटेल्स देने हैं, एम्प्लॉयर कौन है, उसका नाम, एड्रेस एटसेट्रा। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने क्या क्या कैलकुलेशंस बताए हैं, उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्म 1 दिया गया है। तो फॉर्म 1 में ही आपको ये एम्प्लॉयर को ये इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है यानी कि फिलअप करनी है। और ये फॉर्म 1 आपको यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करना है और फिर असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की है उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा और उसके बेसिस पे ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो वैलिड है या नहीं है वो आपको बताएगा और उसके बेसिस पे परसेंटेज सेस के कैलकुलेशन और उसका जो फाइनल डेट होता है पेमेंट का वो आपको बताएगा। इन केस अगर फॉर्म 1 आपने असेसिंग ऑफिसर को सबमिट किया है, उसके बाद में अगर आपको लगता है या फिर आपको पता चला कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन है, जैसे कि कई बार होता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैलकुलेट करते हैं, फॉर्म 1 सबमिट करते हैं, उसके बाद में शायद आपके प्रोजेक्ट का एक्सपांशन या फिर आपके प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं या फिर मटेरियल में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं या फिर और कोई फैसिलिटीज में अगर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर कॉस्टिंग में हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है इंफॉर्मेशन में, तो आपको ये फैसिलिटीज दी गई है, लेकिन आपको ये डेडलाइन दी गई है कि जब भी आपने फॉर्म 1 सबमिट किया होगा उसके बाद में विद इन 30 डेज आप ये जो इंफॉर्मेशन है वो मॉडिफाई या रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसके बाद में फिर असेसिंग ऑफिसर आपको ये कैलकुलेशन जो है परसेंट सेल्स के बताएगा। फिर रूल नंबर 7 है जो है असेसमेंट। जैसे कि अभी हमने बताया कि एम्प्लॉयर फॉर्म 1 थ्रू खुद के कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल इंफॉर्मेशन देगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो कैलकुलेशंस करके देगा और खुद का उनका एक टेंटेटिव हो सकता है कि सेस परसेंटेज जितना आना चाहिए उसके बेसिस पे कैलकुलेशन भी बता सकता है। फिर असेसिंग ऑफिसर जो है ये सभी फॉर्म 1
जो सबमिट हो चुके हैं उसकी स्क्रूटिनी करेंगे। जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर्स ने भरी है उसके यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उसमें आपको लगता है असेसिंग ऑफिसर को यहाँ पे कुछ करेक्शंस है तो वो करेक्शंस भी वो एम्प्लॉयर के भी बता सकता है और उसके बेसिस पे वो फॉर्म 1 फिर से उसको सबमिट करना पड़ता है। तो रेक्टिफाई करने के बाद भी फॉर्म 1 विद इन 30 डेज अगर सबमिट होता है तो वो वैलिड फॉर्म 1 बनाया जाएगा और फिर उसमें बाद में असेसिंग ऑफिसर फिर से उसको असेस करेगा। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये मेजर करेक्शंस है तो असेसिंग ऑफिसर ये ऑर्डर निकाल सकता है और फिर उसके ऑर्डर थ्रू विद इन 6 मंथ्स में ये जो फॉर्म 1 है वो एज ए एम्प्लॉयर आपको रेक्टिफाई करना है और फिर उसके बाद में आपको ये सबमिट करना है। और जैसे ही एम्प्लॉयर ये फॉर्म 1 रेक्टिफाई करके उसको सबमिट करेगा तो ये बोर्ड को भी जानकारी देनी पड़ती है कि यहाँ पर इसके बेसिस पे हमने ये परसेंट सेस कैलकुलेशंस किए थे और फिर उसमें अगर ये कुछ करेक्शंस आ जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है तो उसमें विद इन 5 डेज में आपको ये करेक्शंस बोर्ड को भी बताना पड़ता है कि ये अमाउंट में इतना चेंज है। उसके अलावा जो सेस अगर आपने जिस डेट को बताया गया है एज असेसिंग ऑफिसर वो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वहां पर सेस ड्यू भी यहाँ पर लग जाएगा। तो जो भी आपने अमाउंट भरा होगा या फिर एडवांस पेमेंट भरा होगा या फिर पार्शियल पेमेंट भरा होगा तो उसके बाद में जो भी टोटल अमाउंट होती है उसमें जो भी डिफरेंस आता है तो वो बैलेंस अमाउंट आपको वापस से रिपेयर करनी है। तो टोटल परसेंटेज सेस जो कैलकुलेशन होते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो जो भी अमाउंट है वो आपको फुलफिल करनी होगी। तो यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अगर इंफॉर्मेशन गलत दी है या फिर कैलकुलेशंस गलत किए हैं, यहाँ पर दोनों भी केसेस हो सकती है कि अंडर कैलकुलेशन हो सकते हैं या ओवर कैलकुलेशन हो सकती है। यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके बेसिस पे जो हमने 1 to 2% की रेंज बताई थी उसके बेसिस पे शायद कुछ लोग गलत कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं और कुछ लोग गलती से ज्यादा भी टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोनों बातें जो भी होगी तो एज असेसिंग ऑफिसर वो आपको नोटिस देंगे कि आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी अपना डेटा फिलअप किया है उसके बेसिस पे ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट या जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो आपने ठीक कैलकुलेट की, लेकिन जो कैलकुलेशन है शायद टोटल कॉस्टिंग के हो सकते हैं या फिर जो परसेंटेज सेल्स के हैं वो आपने गलत कैलकुलेट किए हैं। तो उसके हिसाब से हमारे जो कैलकुलेशंस है वो करेक्टेड कैलकुलेशंस ये है और इस डेट के पहले आपको ये टोटल पेमेंट करना है और जो करेक्टेड फॉर्म 1 है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो ये जो भी बातें आपको करनी है तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने जो आपको मिस कैलकुलेशंस बताई या गलत कैलकुलेशंस बताए हैं वो सही है, अगर ये आपका कुछ दावा हो सकता है तो उसके बेसिस पे आप क्लेम भी कर सकते हैं और फिर एज अ असेसिंग ऑफिसर ये आपको वहां पर बताना होगा कि जो भी आपके कैलकुलेशन है एग्जैक्ट कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड क्या थी और एक्चुअल आपने क्या किए, वहां पे करेक्शंस क्या थे या फिर करेक्शंस नहीं है। तो एज ए एम्प्लॉयर अगर आपको बात रखनी है तो विद इन 15 डेज में जब भी आपको नोटिस मिलते हैं उसके बाद में 15 दिन के अंदर आपको ये असेसिंग ऑफिसर को ये जानकारी देनी है कि मुझे यहाँ पर कुछ कहना है और जो भी हमारे कैलकुलेशंस थे वो कैलकुलेशंस करेक्ट है और जो भी आपने बात की है जो नोटिस थ्रू आपको ने बताया कि ये करेक्टेड कैलकुलेशंस वो गलत है। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ये हियरिंग रख सकता है और उसके बाद में फिर एम्प्लॉयर असेसिंग ऑफिसर को बता सकता है कि यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये इस तरह है और ये कैलकुलेशन सही है या नहीं। तो जो भी कैलकुलेशन या जो भी एम्प्लॉयर की बात है वो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर वो सुनेगा और उसके बाद में फिर वो सीनियर ऑफिसर्स या फिर जो एपेलेट अथॉरिटी होगी वो यहाँ पर डिसीजन लेगी कि जो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है वो कैलकुलेशन सही है या फिर जो एम्प्लॉयर ने क्लैरिफिकेशन दिया है वो सही है। तो उसके बाद में इन केस अगर जो भी एम्प्लॉयर का दावा था वो अगर गलत निकलता है तो वहां पर आपको रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपको विद इन डेट पेमेंट करनी होगी। अगर वो यहाँ पर सही निकलता है तो फिर आपके जो अमाउंट है
अगर वो एक्सेस अमाउंट होती है तो वो भी आपको रिफंड मिल सकती है। लेकिन ये सभी बातें जो है, जो भी टोटल अवेलेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि वहां पर रजिस्टर होता है, या फिर अगर आपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में बताया है कि सीमेंट की कॉस्ट इतनी है, या फिर मेटल की कॉस्ट इतनी है, या फिर जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज है उनकी जो रेगुलर पेमेंट है वो इतनी है, तो ये हर एक चीज के लिए आपको रिकॉर्ड्स वहां पे दिखाने होंगे। और रिकॉर्ड के बेसिस पे, जब ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पर ऑथेंटिक रिकॉर्ड के बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड कंसिडर की जाएगी, और उसके बाद में ही असेसिंग ऑफिसर या एपेलेट अथॉरिटी उस पर डिसीजन ले पाएगा। तो ये ओवरऑल इंक्वायरी होगी, ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी, और फिर जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे डिसीजन दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल असेसमेंट जो है वो असेसिंग ऑफिसर कर लेगा। फिर रूल नंबर 8 जो है रिटर्न ऑफ ओवरपेड सेस। तो जो भी हमने अभी बताया है कि जो कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो अगर यहाँ पर अगर एक्सेस में पेमेंट हो जाता है, या फिर कैलकुलेशंस गलत करके उन्होंने अगर पहले दिया होगा और बाद में पता चलता है कि ये मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, और ये मॉडिफिकेशन के बेसिस पे अभी ओवरऑल सेस या टैक्स कम लगता है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट उन्होंने टोटल कैलकुलेट कर ली, जो भी उसका प्लानिंग था उसके बेसिस पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करके परसेंटेज सेल्स कैलकुलेट किया और शायद एडवांस पेमेंट भी कर दिया। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि कुछ चीजों की वजह से, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारा बिजनेस यहाँ पर कम हुआ था, या फिर सेल कम हो गए थे, या फिर बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट्स का मॉडिफिकेशन कर लिया था, प्रोजेक्ट का अमाउंट या बजट उसको मिनिमाइज कर लिया था। तो ये जो भी मॉडिफिकेशन थे, या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉस में जाता है तो कहीं जगह ये विड्रॉ भी कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, या फिर फोरक्लोज कर लेते हैं। तो बिफोर डेट में ही कंप्लीट करने के पहले उसको क्लोज कर लेते हैं, या फिर किसी दूसरे पार्टी को वो हैंड ओवर कर देते हैं। तो जो भी यहाँ पर बात होगी, हैंड ओवर की बात हो सकती है, फर्स्ट पार्टी टू सेकंड पार्टी जाता है, या फिर आपने विड्रॉल कर लिया, या फिर मॉडिफिकेशन कर लिया। तो ये हर एक बात आपको यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसिंग ऑफिसर को आपको मॉडिफिकेशन के साथ सबमिट करनी होगी। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन का जो ऑथेंटिक मॉडिफिकेशन है वो आपको फॉर्म 2 में यहाँ पर सबमिट करना होगा। और ये फॉर्म 2 फिर यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर एज अ रिवीजन ऑफ द असेसमेंट वो यहाँ पर फिर से रिवीजन करेगा, फिर से वेरिफिकेशन करेगा, और उसके बाद में फिर असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पे दी जाएगी कि इनका ये पहले फॉर्म 1 के हिसाब से ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन था, ये प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग था, लेकिन अभी कुछ रीजन की वजह से यहाँ पर ये विड्रॉल हो चुका है, या फिर फोरक्लोज किया है, या फिर कुछ मॉडिफाई किया है, और फिर इसकी बेसिस पे जो भी ड्यूरेशन था प्रोजेक्ट का, या फिर जो टोटल कॉस्ट थी वो चेंज हो चुकी है, और उसके बेसिस पे परसेंटेज भी चेंज हो चुका है। तो ये फॉर्म 2 में जो आप मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन भरते हैं उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन हो गई। तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर आपको ऑर्डर देगा, और ये जो भी आपको रिवाइज करना है तो यहाँ पर विद इन 30 डेज में ही ये आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करके फाइनलाइज कर ले। फिर इसमें कुछ अगर जानकारी दी जाती है कि जो भी मॉडिफिकेशन फोरक्लोजर या विड्रॉल हो चुका है, तो उसमें जो भी उन्होंने पेमेंट किया था एज ए एम्प्लॉयर, तो वो एक्सेस अमाउंट में सेस पे हो चुका है। तो जो भी एक्सेस पेमेंट होता है तो उसका रिफंड यहाँ से बोर्ड थ्रू यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज या फिर कलेक्टिंग या सेस कलेक्टर्स जो होते हैं उसके थ्रू एम्प्लॉयर को वापस दिया जाता है। तो ये भी जो कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे अगर असेसिंग ऑफिसर ने डिसीजन दे दिया या ऑर्डर दे दी कि यहाँ पर ये एक्सेस अमाउंट आ जाती है, तो ये ऑर्डर मिलने के बाद बोर्ड ने विद इन 30 डेज में असेसिंग ऑफिसर थ्रू ये अमाउंट डिमांड ड्राफ्ट थ्रू एम्प्लॉयर को भेजनी है। और इसके बेसिस पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर कोई एक्सपर्टाइज एडवाइस होता है, तो उसके बेसिस पे एपेलेट अथॉरिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है, और एपेलेट अथॉरिटी का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो डिसीजन यहाँ पर फाइनलाइज होगा। क्योंकि अगर असेसिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता है, कैलकुलेशंस होते हैं, उस पे आप अपील ले सकते हैं, लेकिन एपेलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन होता है उसके बाद में आप ये अपील नहीं ले सकते हैं। तो रूल नंबर 9 है एग्जेम्पशन। तो ये अभी तक हमने जो एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन फॉर्म 1 जो बेसिक इंफॉर्मेशन, या फॉर्म 2 मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन, या फिर ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन,
या फिर परसेंटेज सेस के बारे में जो जानकारी ली, अगर इसके लिए किसी को अगर एग्जाम्शन देना है या फिर अगर एग्जाम्शंस के लिए अगर वो लायबल है, तो वो जानकारी आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी होगी। तो जो भी आपका क्लॉज होगा, जो भी आपकी पर्टिकुलर कंडीशन होगी, स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, स्पेसिफिक रीजन होगा, स्पेसिफिक यहाँ पे जो भी रूल होगा, तो जो भी रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस आपको यहाँ पे देनी होगी, आपको डिटेल जानकारी यहाँ पर देनी होगी एज ए एम्प्लॉयर की स्टेट गवर्नमेंट को कि ये पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर जो रेफरेंस है इसके द्वारा यहाँ पर हमको ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो वेलफेयर सेस है उसके लिए हमको एग्जाम्शन चाहिए। तो वो एग्जाम्शन के लिए अगर वो जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी जानकारी होगी, अगर वो वैलिड होती है तो वो उसके बेसिस पे डायरेक्टर जनरल यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है, तो वो वहां पर डिसीजन लेगा। अगर वैलिड जानकारी है तो आपको एग्जाम्शन भी मिल सकता है। इन केस अगर ये कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे जो भी एप्लीकेशन वहां पे दिया है, और उसकी जो भी जानकारी होगी, चाहे वो वैलिड हो, इनवैलिड हो, जो भी डिसीजन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को वो वहां पे कन्वे करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ एडवांटेजेस या कुछ मेरिट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, या फिर आपको फिजिकली भी वहां पे शायद वेरीफाई करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ अगर चीजें होती है तो एग्जाम्शंस का डिसीजन देने के पहले या ऑर्डर आपको एज ए एम्प्लॉयर देने के पहले आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या कॉम्बिनेशन में यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ये जो भी आपने इंफॉर्मेशन बताई है तो वो फैक्ट्स फाइंडिंग यहाँ पर हो जाएंगे और उसके वेरिफिकेशन के बाद में ही आपको ये ऑर्डर मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई असेसमेंट चल रहा है तो असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे ये असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टॉप करेगा और विद इन 30 डेज में जो भी आपको डिसीजन है या फिर ऑर्डर है वो आपको दी जाएगी, अगर आपका यहाँ पर एग्जाम्शन केस यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तभी। रूल नंबर 10 है जो है पावर्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स। तो जैसे हमने वेलफेयर सेस एक्ट में भी ये जानकारी ली थी, उसी हिसाब से यहाँ पर जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो जा सकता है, किसी भी टाइम जा सकता है, और वहां पर जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी तो वो मटेरियल या टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसकी जानकारी वो ले सकता है। तो जो भी मटेरियल्स वहां पे पड़ा होगा तो उसकी इन्वेंट्री, उसकी लिस्ट, उसके बिल्स या ऑथेंटिक बिल्स, उसके ओवरऑल कॉस्टिंग, उसके कैलकुलेशंस और रिकॉर्ड्स भी वो चेक कर सकता है। उसके अलावा जहां पर जो साइट है, नंबर ऑफ वर्कर्स वहां पे कितने एंगेज हैं, एक्चुअल कितने शिफ्ट में काम चलता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, ये सभी जानकारी वो वहां पे ले सकता है। और उसके अलावा वो वहां पर जो भी रजिस्टर्स होते हैं तो वो रजिस्टर्स में जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रोसेस होती है, चाहे वो मैनुअल हैंड रिटन हो या फिर प्रिंटेड फॉर्मेट में हो, तो वो जो भी ऑथेंटिक वहां पे रजिस्टर या डॉक्यूमेंटेशन होगा वो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, उसके वेजेस, ये सब कैलकुलेशन वहां पे साइट पे कर सकता है। अगर उनको लगता है कि कुछ रिकॉर्ड्स के आपको कॉपीज लेने हैं, जेरोक्स करना है, फोटोज लेने हैं, या फिर उसको क्लोज करके वो साथ में लेके जाना है, तो वो भी यहाँ पर उनका राइट है या फिर उनका पावर है। तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस होते हैं, जैसे कि हमने कुछ बात की, कुछ कंस्ट्रक्शन लेस देन 1 ईयर में ही कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर में भी हो सकते हैं। तो जो भी स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा वो स्टेजेस भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने एक रूल में पढ़ा था कि अगर 1 साल से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन है तो उस टाइम आपको जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है तो उस कंप्लीट होने के बाद विद इन 30 डेज में आपको टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सेस का पेमेंट करना पड़ता है। तो एक्चुअल वेरिफिकेशन या वैलिडेशन जो होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन जो होता है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके भी हर साल का एंडिंग जो होता है उसके बेसिस पे भी असेसमेंट वो कर सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर की ये बहुत सारे
राइट्स है कि क्रॉस वेरिफिकेशन करना रहो या फिर कहीं पे डाउट हो या फिर किसी ने कंप्लेन की हो या फिर किसी की अपील होगी, तो उसके बेसिस पे क्रॉस वेरिफिकेशन ऑन द साइट कर सकते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयर को अगर कुछ डायरेक्ट करना है, आपको कुछ डायरेक्शंस बताने हैं, कुछ गाइडेंस देना है, चाहे वो मटेरियल के बारे में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज के बारे में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज के सेफ्टी के बारे में हो, चाहे वो एम्प्लॉयज के वेलफेयर फैसिलिटीज के बारे में हो, या फिर जो भी आप मशीनरीज वहां पे यूज करते हैं उसके बारे में हो, या फिर अगर आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से अगर किस सोसाइटी में किस लोगों को अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उसके बारे में, तो जो भी है यहाँ पर बहुत सारे गाइडेंस या फिर डायरेक्शन यहाँ पर एम्प्लॉयर को मिल सकती है एज अ असेसिंग ऑफिसर। उसके अलावा जो भी आपको कुछ मेजरमेंट्स करने हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको मटेरियल काउंट करना है, मटेरियल का मेजरमेंट्स करना है, या फिर आपको कहीं पे ओवरऑल जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की साइट होगी उसका मेजरमेंट करना है, या फिर टोटल मटेरियल का काउंट करना है, या फिर आपको कहीं पे स्टेजेस या फ्लोर वाइज कंस्ट्रक्शन को आपको मेजरमेंट करना है, या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का काउंट करना है, तो जो भी मेजरमेंट्स करना है तो वो मेजरमेंट्स यहाँ पे वो असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। जो भी मेजरमेंट लिए है उसको नोट डाउन कर सकता है, या फिर फोटोज या फिर जो भी आज के डिजिटल डिवाइसेस है उसके थ्रू भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, और वो यहाँ पर उसका जो असेसमेंट प्रोसेस होता है उसके लिए भी ये यूटिलाइज कर सकता है। तो ये अलग अलग जो असेसिंग ऑफिसर्स या अदर ऑफिसर्स होते हैं उसके ये बहुत सारे राइट्स है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये मेन ऑब्जेक्टिव रख के यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर्स के राइट्स यहाँ पर हो सकते हैं। फिर रूल नंबर 11 है जो है डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने बताया है, टोटल परसेंटेज सेल्स आपने जो बताया है, तो उसका डेट क्या वैलिड कंसिडर किया जाता है। तो जब भी एज ए एम्प्लॉयर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं सेस कलेक्टर को या लोकल अथॉरिटी को, तो वो आपकी डेट ऑफ पेमेंट हो सकती है। अगर इन केस आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ऑटोमेटिक जो अमाउंट डिडक्ट होता है, तो जिस दिन ये डिडक्शन हो चुका है तो वो डेट ऑफ डिडक्शन हो सकती है। अगर इन केस आपने डिमांड ड्राफ्ट थ्रू वेलफेयर बोर्ड के नाम पे अगर ये ड्राफ्ट डिपॉजिट किया है, तो जिस दिन आपने डिपॉजिट किया है वो भी डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर वैलिड हो सकती है। तो डिपेंड्स है, आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर आपने जो पेमेंट मेथड क्या किया है, आपने डिमांड ड्राफ्ट थ्रू किया है, ऑटोमेटिक डिडक्शन हो चुका है, या फिर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, उसके बेसिस पे आपका डेट ऑफ पेमेंट फाइनलाइज होगा। फिर है रूल नंबर 12 जो है पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट। अभी सेस कलेक्टर या फिर जो असेसिंग ऑफिसर है उन्होंने आपको जो बताया है कि ये आपका सेस है और इस डेट को या विद इन 30 डेज में आपको ये पे करना है। उस विद इन 30 डेज में या जो भी फाइनल डेट होती है, अगर उसमें आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पर नोटिस दी जाएगी, और वो नोटिस में आपको क्लियरली बताया जाएगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन फॉर्म 1 में फिलअप की थी, उसके बेसिस पे हमने वेरिफिकेशन किया है, और फिर आपका ये टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था और परसेंटेज ऑफ सेस ये कैलकुलेशंस था, और ये परसेंटेज सेस में से ये अमाउंट में से आपने कुछ भी अमाउंट नहीं भरा है, या फिर आपने ये पर्टिकुलर पार्शियल अमाउंट भरा है, या फिर एडवांस अमाउंट आपने ये पेमेंट किया है, और फिर रिमेनिंग जो अमाउंट है या फिर जिसको बैलेंस या एरियाज कहते हैं वो अमाउंट आपको ये पर्टिकुलर डेट के अंदर भरनी है। तो ये नोटिस जाने के बाद अगर वो रिमेनिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट या एरियाज अगर वो एम्प्लॉयर वहां पर सेस कलेक्टर या लोकल अथॉरिटीज को पेमेंट करता है, तो उसके बेसिस पे ये जो पेनाल्टी ये नहीं ली जाएगी। लेकिन ये डिपेंड है कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर ने इंफॉर्मेशन भरी है कि उन्होंने ये विद इन डेट ये पेमेंट क्यों नहीं किया है, तो अगर कोई पर्टिकुलर जेन्युइन रीजन होगा, सफिशिएंट होगा, और वो अच्छा एक रीजन हो सकता है, तो उसके बेसिस पे वो असेसिंग ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि विदाउट पेनाल्टी इनको ये एरियाज या बैलेंस कैलकुलेशंस का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे अलाउ किया जाए। अगर इनके सफिशिएंट रीजन नहीं है, गुड रीजन नहीं है, और विदाउट रीजन यहाँ पे अगर ये डिले होगा,
तो वहां पर इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन होगी और फिर जो भी आपका सेस होगा उसके बेसिस पे इंटरेस्ट या पेनाल्टी भी लागू की जाएगी। तो ये टोटली असेसिंग ऑफिसर का डिसीजन होगा। फिर रूल नंबर 13 है, जो यहाँ पर ओवर ड्यू अगर अमाउंट होता है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाती है। तो कई जगह जो सेस कैलकुलेट किया जाता है उसका पेमेंट नहीं होता है, या फिर कहीं जगह उनको नोटिस देने के बाद भी और विदाउट जेन्युइन रीजन या विदाउट एनी रीजन यहाँ पे अगर असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि इनको पेनाल्टी लगनी चाहिए या फिर उनको ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस लागू करना चाहिए, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशंस विथ सेस अमाउंट या फिर पेनाल्टी विथ सेस अमाउंट आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर नोटिस आएगी, और अगर ये आपसे यहाँ पर आपने अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसकी जानकारी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थ्रू फिर आपकी जो रिकवरी है वो अमाउंट की रिकवरी यहाँ पे हो सकती है। तो जो भी कैलकुलेशन असेसिंग ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताया है उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थ्रू आपकी जो ओवरड्यू अमाउंट होगी वो वहां पे रिकवर की जाएगी। रूल नंबर 14 है वो है अपील के बारे में। तो अगर आपको सेस के कैलकुलेशंस का अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है या फिर जो भी आपको नोटिस आई है उसका कुछ प्रॉब्लम लगता है या फिर जो भी ऑर्डर आई है उसका आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है या फिर अगर आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए बोला है, पेनाल्टी पे करने के लिए बोला है, उसके लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, तो आप आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर विद इन 3 months आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर एपेलेट अथॉरिटी को आपने अगर अपील किया तो उसके बाद में एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपको नोटिस या ऑर्डर क्या आ चुके हैं और आपने जो भी रीजन दिया है या फिर जो भी अलग अलग रिकॉर्ड्स दिए हैं वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स है या नहीं, और फिर उसके बेसिस पे वहां पर अपील की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पर आपको जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पर लगेगी, जो सर्टिफिकेट है जो सेस कलेक्टर थ्रू आपको मिल जाता है कि आपने ये अमाउंट पे किया है वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपील में लगेगा। जो भी यहाँ पर फी इक्विवेलेंट टू 1% है तो 1% अमाउंट के बेसिस पे आपके ये कैलकुलेशंस या फीस यहाँ पर पे करनी होगी। उसके बाद में जो अलग अलग स्टेटमेंट्स या पॉइंट्स आपने बताए हैं कि यहाँ पर ये डिस्प्यूट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मुझे ये वेलफेयर बोर्ड या असेसिंग ऑफिसर या फिर जो भी लोकल अथॉरिटी या सेस कलेक्टर ने जो भी ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया है ये मुझे मंजूर नहीं है, और ये क्यों मंजूर नहीं है उसके बारे में भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे होंगे। तो जो भी पॉइंट्स होंगे आपके, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, जो भी डिस्प्यूट हो सकता है यहाँ पर वो स्टेटमेंट आपको बताना है और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यहाँ पर आपको देने हैं। और फिर ये सभी ऑर्डर, सर्टिफिकेट या फीस या स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलने के बाद एपेलेट अथॉरिटी जो है, एपेलेट अथॉरिटी यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को कॉल करेगी और फिर असेसिंग ऑफिसर और एपेलेट अथॉरिटी यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जजमेंट क्या देना चाहिए। अभी जो भी जजमेंट देंगे उसके बाद में यहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन उसके पहले आपने एज ए एम्प्लॉयर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी हियरिंग होगी। फिर ये असेसिंग ऑफिसर और एपेलेट अथॉरिटी आपकी सभी बातें सुनेंगे, आपके जो भी एविडेंसेस थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स हैं उसको वो वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद में विद इन 1 month आपको ये डिसीजन दिया जाएगा। अगर इनकेस यहाँ पर आपको जो भी ऑर्डर दी है वो ऑर्डर अगर गलत है तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो सकता है, वो ऑर्डर कैंसिल हो सकती है। अगर ये सभी जानकारी जो असेसिंग ऑफिसर ने बताई है वो अगर सही होती है तो फिर आपको ऑर्डर के हिसाब से जो भी पेनाल्टी है, जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो ये जो भी एपेलेट अथॉरिटी होगी आफ्टर हियरिंग, आफ्टर वेरिफिकेशन, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो एविडेंस वेरिफिकेशन, उसके बाद में जो अपील हो सकती है, तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है क्योंकि एपेलेट अथॉरिटी जो है ये फाइनल अथॉरिटी होगी। तो एपेलेट अथॉरिटी इसके पहले डिसीजन देने के पहले असेसिंग ऑफिसर का भी सुनेंगे, एम्प्लॉयर्स का भी सुनेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स या ऑर्डर, सर्टिफिकेट्स वो भी चेक करेंगे। फिर उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद में कोई अपील यहाँ पे आप नहीं कर सकते।
तो एपेलेट अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन लिया है उसके अगर कुछ चेंजेस करेक्शंस हो गए तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भी बोर्ड को आपको डिसीजन देना है एज असेसिंग ऑफिसर, तो विद इन 5 डेज में ये कंप्लीट करना है। और जो भी अगर यहाँ पे कोई रिफंड अमाउंट बनती है या एक्सेस सेस यहाँ पर कलेक्ट किया गया है गलती से, या कैलकुलेशंस गलत होके, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की गलती वजह से, तो जो भी रीजन होगा तो उसके बेसिस पे अगर जो भी रिफंड की अमाउंट यहाँ पे लगती है तो रिफंड यहाँ पे एम्प्लॉयर को विद इन डेट ऑफ पीरियड आपको यहाँ पे कंप्लीट देना होगा। तो डेट ये जो है वो डेट एपेलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, और फिर यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को भी उसकी कॉपी जाएगी कि ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है जो एक्सेस में है ये इनको अभी वापस देना है या रिफंड करना है। उसके बाद में है रूल नंबर 15 जो है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। तो कोई भी असेसिंग ऑफिसर रहो या इंस्पेक्टर रहो, तो जो भी मेन एक्ट है यानी कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट या फिर ट्रेड यूनियन, या फिर उसमें अगर जो भी गाइडलाइंस बताए अगर उसमें कहीं पे वायलेशन होता है या फिर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई इश्यू है, तो ये आपको यहाँ पर चेक करना होगा और उसके बेसिस पे बोर्ड को कंप्लेंट जा सकती है। अगर इनकेस ये कंप्लेंट वैलिड है और ये अगर बोर्ड को रिसीव होती है तो बोर्ड शायद ये कंप्लेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे सकता है, अगर इनकेस ये लगती है कि ये ओवरऑल जो भी ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर्स या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, और उनको अगर लगता है कि बेसिक लेवल पे ये जानकारी सही लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कंप्लेंट जा सकती है। अगर इनकेस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि जो भी रेफरेंसेस उन्होंने दी है, जो भी यहाँ पर बेसिक इंक्वायरी उन्होंने की है कि जो भी अथॉरिटीज होंगे उसके बारे में ये जानकारी ठीक है, जो भी कंप्लेन की है वो अगर ठीक है, तो फिर वो कोर्ट में केस जा सकती है और फिर उसके बेसिस पे वहां पर डिसीजन होगा, और जो भी डिसीजन होगा वो इंस्पेक्टर्स, असेसिंग ऑफिसर्स या फिर जो भी यूनियन होगी या फिर जो भी पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है, वहां पर वो कोर्ट वहां पे डिसीजन देगा। अभी तक हमने बात की थी यहाँ पर 15 जो रूल थे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस रूल में, तो वहां पर हमने बात की थी कि एम्प्लॉयर को यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को खुद की यानी कि एम्प्लॉयर की जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके बारे में या अदर कंस्ट्रक्शन होगी उसके बारे में जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि वो जो जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, वो फॉर्म 1 में देनी है। तो यहाँ पर फॉर्म 1 में रूल नंबर 7 अगर रेफर करेंगे तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, वो है नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के हिसाब से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। फिर आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन सी है वो अथॉरिटी का भी डिटेल यहाँ पर देना है। उसके अलावा जो भी आपका साइट या कंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस देना है, आपका जो वर्क है उसका नाम क्या है वो देना है, जैसे कि अगर बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क आपको देना होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय किए हैं, उसके अलावा डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है वर्क की, या फिर जो एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ वर्क कितना है, मंथ्स में भी हो सकता है, कुछ ईयर्स में भी हो सकता है, बहुत सारे ईयर्स में भी हो सकता है, तो आपको टेंटेटिव यहाँ पर शेड्यूल देना है। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका एस्टिमेशन करके आपको यहाँ पे डिटेल जानकारी देनी है। अगर ये अलग अलग स्टेजेस में काम करने जाने वाले हैं तो ये स्टेजेस की भी जानकारी आपको देनी कि फर्स्ट स्टेज में आपको कितना कॉस्ट लगेगा और उसका ओवरऑल अमाउंट क्या हो सकता है, और फिर परसेंटेज के कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अगर आप ये जो अमाउंट है ये एडवांस में अगर देना चाहते हैं तो एडवांस ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ऑलरेडी आपने एडवांस पेमेंट किया है तो यहाँ पर ए के बारे में आपको डिटेल जानकारी और उसका जो प्रूफ है वो भी यहाँ पे अटैच करना होगा। अगर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग है तो वहां पर डिडक्शन एट सोर्स एप्लीकेबल होगा, तो उसके बेसिस पे आपको डी यहाँ पर देना होगा। और अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या ड्राफ्ट के बेसिस पे बोर्ड के नाम से अगर आपको डिपॉजिशन करना है या अमाउंट डिपॉजिट करना है तो वो फाइनल आपको यहाँ पर टिक करना होगा। उसके अलावा अगर मोर देन 1 ईयर का आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता है तो जितने भी ईयर से उसके बारे में आपको ये यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिटेल जानकारी यहाँ पर देनी होगी, और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन
हर एक साल का भी, और टोटल अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 साल का भी यहाँ पे आपको अमाउंट देना है। और जिस दिन आप ये फॉर्म 1 सबमिट कर रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को, उसका डेट और फिर आपका एम्प्लॉयर का सिग्नेचर और नाम यहाँ पे फॉर्म 1 में सबमिट करना है। फॉर्म 1 का ही सेकंड पार्ट है जो है टू बी फिल्ड बाय असेसिंग ऑफिसर, यानी कि इनिशियल पार्ट जो आपने एज ए एम्प्लॉयर फिलअप किया है, अभी एज ए असेसिंग ऑफिसर ये भी यहाँ पे जो डेट ऑफ कंप्लीशन है या फिर फाइनल कॉस्टिंग है, डेट ऑफ असेसमेंट है, या फिर अमाउंट कितना असेस किया है उन्होंने, या फिर अपील का डेट क्या है अगर कोई अपील होता है तो, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर दिया है तो अपील के रिलेटेड ऑर्डर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ऑर्डर में जो भी अमाउंट आपने मेंशन किया है तो वो ऑर्डर का अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, या फिर जो अगर बोर्ड को ट्रांसफर किया है ऑलरेडी आपने सेस, तो उसका डेट क्या था, उसका अमाउंट क्या था, उसका भी यहाँ पर डिटेलिंग आपको देना होगा। तो असेसिंग ऑफिसर का भी यहाँ पर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन देना होगा, और वो जो इनिशियल पार्ट में जो फिलअप किया है एज ए एम्प्लॉयर, उसको असेस करके, उसको वेरीफाई करके ये फॉर्म 1 में ही आप यहाँ पर 7 to 15 में एज ए असेसिंग ऑफिसर डेटा फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह हमने फॉर्म 2 की बात की थी। अगर आपका प्रोजेक्ट विड्रॉल करना चाहते हैं, या फिर आपको फोरक्लोज करना चाहते हैं, या फिर आपके प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन हो जाता है, या फिर दूसरे पार्टी को अगर आप ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको फॉर्म 2 भरना होगा। तो फॉर्म 2 में भी जैसे फॉर्म 1 की जानकारी है उसी हिसाब से नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जो BOCW एक्ट 1996 के अंदर आता है, उसी तरह एड्रेस की डिटेल्स भी है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, उसके रिलेटेड जो एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ वर्क है, या फिर अगर आपने एडवांस पेमेंट किया होगा, डिडक्शन आपका एट सोर्स हो सकता है, या फिर जो असेसमेंट ऑर्डर है, या फिर जो भी असेसमेंट हो सकता है, तो वो जो भी अमाउंट होगा फाइनल अमाउंट, तो यहाँ पर वो भी मेंशन करना होगा। तो अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, या फिर फोरक्लोजर किया है, या फिर हैंडओवर किया है, या फिर आपने विड्रॉल किया है, तो ये डिटेल यहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे कि आपने ये एग्जैक्टली क्या किया है और उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर अगर रीजन वैलिड होता है तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा। तो आपके रिलेटेड जो भी एज ए एम्प्लॉयर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फॉर्म 2 में मॉडिफिकेशन के लिए, विड्रॉल के लिए या फोरक्लोजर के लिए भरनी है, और फिर आपको सिग्नेचर, स्टैंप और आपका नाम और डेट यहाँ पर देनी है। तो ये रूल नंबर 9 जो है उसके रेफरेंस थ्रू आप फॉर्म 2 भर सकते हैं। उसका ही सेकंड पार्ट जो है टू बी फिल्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। तो ये फॉर्म 2 का जो भी मॉडिफिकेशन, फोरक्लोजर या फिर अगर विड्रॉल या फिर हैंडओवर होगा, तो उसकी जानकारी यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर क्रॉस वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर भी जो भी डेट ऑफ रिवीजन होगी, या फिर उसका अमाउंट होगा सेस का, या फिर उन्होंने सेस ऑलरेडी कितना भरा है उसके रिलेटेड जो जानकारी है, और रिमेनिंग अगर इनको उन्होंने एक्सेस में भरा है और उनका फोरक्लोजर हो चुका है, तो आपको अमाउंट शायद रिफंड करना होगी। तो वो अमाउंट एग्जैक्टली कितनी रिफंड करनी है वो भी कैलकुलेशन असेसिंग ऑफिसर करेगा। इन केस आपने जो भी अमाउंट सेस की भरी है वो कम है, और आज की डेट के हिसाब से अगर वो सेस ज्यादा भरना चाहिए था, तो जो भी एरियाज वहां पे रहेंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेंगी, वो आपको यहाँ पर रिकवर करनी होगी। तो वो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है वो भी यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, और फिर ये सभी जो प्रूफ्स है, रिकॉर्ड्स है, ये बोर्ड को यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे, और फिर बोर्ड को यहाँ पर आपको कितनी अमाउंट देनी है या फिर लेनी है वो भी पता चल जाएगा। तो असेसिंग ऑफिसर जो भी यहाँ पर होगा, तो उसका नाम, सिग्नेचर और डेट यहाँ पर आपको डिटेल में देने होंगे। तो ये 2 फॉर्म थे और 15 रूल थे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस रूल 1998 के बारे में। धन्यवाद।